वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोरकास्ट, जिसे हम स्टेटिस्टिक टेक्निक्स भी कहते हैं। फोरकास्टिंग यूजिंग स्टेटिस्टिक टेक्निक्स हम किस तरीके से करते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। क्या है फोरकास्ट इज एन एस्टिमेट ऑफ व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। बजट और 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 फोरकास्ट में डिफरेंस क्या होता है? फोरकास्ट एक एस्टिमेट है, बजट भी एक एस्टिमेट होता है, बट इट इज ऑल्सो अ प्लान ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज एमिंग टू अचीव एंड व्हाट इट हैज सेट एज अ टारगेट. Budgets are more realistic because management will try to establish some control over the conditions that will apply in the future. जब मैं फोरकास्ट करता हूं तो ये फोरकास्ट मेरे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि ये मेरी सिर्फ एक अजम्पशन है, एक एस्टिमेट है। जबकि बजट में पूरा प्लान करता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं और मैं कैसे करूंगा। और जब ये व्हाट एंड हाउ आ जाते हैं तो मैं हर चीज को प्लान करके चलता हूं अकॉर्डिंगली। फोरकास्ट के मेथड में हम ऑलरेडी एक मेथड पढ़ चुके हैं जिसे कहा जाता है हाइलो मेथड। आज जो चीज हम पढ़ेंगे उसे कहा जाता है लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस और स्कैटर ग्राफ मेथड एक ही चीज होती है, लेकिन स्कैटर ग्राफ में हमारे पास एक चीज और आ जाती है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर पे हम बाद में बात करेंगे। और फिर आ जाती है हमारे पास चौथी चीज टाइम सीरीज एनालिसिस। तो हाई लो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीनियर रिग्रेशन हम आज पढ़ लेंगे और इन दोनों पे हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर बात करेंगे। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, मेजर करता है एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। देखो, आपने जब भी देखा होगा एक ग्राफ, तो उस ग्राफ के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मुझे यह बताता है कि ये एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में कौन सा लीनियर रिलेशनशिप है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं किसी एक को चेंज करूं तो उसकी वजह से दूसरे पर क्या इंपैक्ट आएगा, इसे कहा जाता है लीनियर रिलेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्स को चेंज करता रहूं तो एक्स के चेंज होने की वजह से वाई पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसे कहा जाता है लीनियर रिलेशन। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। जैसे यहां लिखा हुआ भी है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड when the change in the value of one variable is accompanied by the change in the value of another variable. मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं x को चेंज कर रहा हूं, तो उस x को चेंज करने से y पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये मेरे लिए क्या होगा, लीनियर रिलेशन। ये चीज सबको समझ आती है? आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशन हमारे पास कितने टाइप की होती है, मतलब कितने तरीके से दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हो सकते हैं। पहली चीज है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है? अगर मैं आपको इसको समझाऊं आसान अल्फाज में, तो ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि वेरिएबल एक्स चेंज होगा तो वेरिएबल वाई भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होता रहेगा। वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक चीज अगर चेंज हो रही है तो दूसरी भी चेंज होगी। इसे कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब अगर वेरिएबल एक्स चेंज हो रहा है तो वेरिएबल वाई भी चेंज होगा, या यूं कह लो कि वेरिएबल एक्स अगर बढ़ रहा है तो वेरिएबल वाई भी उसी तरीके से बढ़ेगा। ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर आते हैं नेगेटिव कोरिलेशन पे। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? नेगेटिव कोरिलेशन अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो ये कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अगर x बढ़ रहा है तो y कम होता रहेगा। दैट इज
नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि अगर x बढ़ रहा है तो y कम होता रहेगा। ओके, ये चीज समझ आती है। अब जरा यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स लो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद लो वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल and high values of one variable are associated with high values of another variable. Directly proportional. In other words, decrease in one variable will result in decrease in another variable and increase in one variable will result in increase in another variable. Negative correlation में यही चीज लिखी हुई है। Low values of one variable are associated with high values of another variable and high values of one variable are associated with low values of another variable. In other words, we can say that decrease in one variable will result in increase in another variable and increase in one variable will result in decrease in another variable. ये अपने जहन में बिठा लो। पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन क्या होती है। पहली चीज होती है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन का क्या मतलब है, ये जितना भी है ये जितना भी है आपके पास कोरिलेशन, ये एक ही अंदाजे में, एक ही हिसाब में बढ़ रहा है। मतलब 1 यूनिट ऑफ x 1y, 2y 2x, 3y 3x, 4y 4x, 5y 5x, 6y 6x। ये एक ही कोरिलेशन में बढ़ रहा है सब कुछ। दिस इज नोन एज परफेक्ट कोरिलेशन। ये क्या कहलाता है, परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। परफेक्ट कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे इसके बढ़ने पर, x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है, और नेगेटिव भी हो सकता है कि x के बढ़ने पर y कम हो रहा है। अब आते हैं पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है कि अगर आप देखो तो यहां पर जो भी काम हो रहा है वो ट्रेंड के आसपास हो रहा है, मतलब करीब करीब है सारी चीजें। पार्शियल कोरिलेशन में ये होता है कि सारी चीजें करीब करीब होती हैं। लेट्स से मैं अगर अज्यूम करूं, मैं मतलब कोई भी एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लूं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं कोई भी एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लूं तो मेरे पास करीब करीब आंसर आ रहा है, ये पार्शियल कोरिलेशन होता है। ये क्या होता है, पार्शियल कोरिलेशन। और फिर आते हैं नो कोरिलेशन पे, जहां पे सारी चीजें आपस में बिखरी हुई हैं। बिखरी हुई कैसे हैं, अगर आप ये देखो तो ये मेरा नो कोरिलेशन है, कितना बिखरा हुआ है। ये मेरा नो कोरिलेशन है, कितना दूर दूर है, कितना बिखरा हुआ है। यहां पे देखो एक चीज शायद करीब हो, 2 करीब हो, 3 करीब हो, लेकिन ज्यादातर क्या है, दूर है। यहां पर भी देख लो ज्यादातर क्या है, दूर है। दिस इज नोन एज नो कोरिलेशन। अब ये कोरिलेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, पहले इस पर बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कैलकुलेट कैसे होता है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट R कैन ओनली टेक द वैल्यूज बिटवीन -1 एंड +1। R इज इक्वल्स टू +1 इंडिकेट्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जो कि ये था। यहां पे R मेरे पास क्या है, +1 है, और यहां पे R मेरे पास क्या है, -1 है। R पॉजिटिव मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, R -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो फिर R0 का क्या मतलब है, R0 का मतलब है नो कोरिलेशन। यहां पे R जो है मेरे पास क्या है, 0। R क्या है यहां पे मेरे पास, 0। अब ये जो रेंज है ये -1 से लेकर +1 तक रहती है, -1 टू +1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये -1 नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव, +1 परफेक्ट पॉजिटिव। ना ये इससे आगे बढ़ेगा, ना ये इससे पीछे जाएगा। अगर ये इससे ज्यादा या इससे कम हो रहा है तो बेटा आपकी कैलकुलेशन खराब है, दोबारा कैलकुलेशन कर लेंगे। और ये R कैलकुलेट कैसे होता है, उसका फॉर्मूला ये रहा। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये रहा आपके पास फॉर्मूला। अच्छा, अक्सर बच्चे फॉर्मूला देख के डर जाते हैं, सर इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे करेंगे। बेटा नहीं याद करो, आपको फॉर्मूला शीट गिवन होती है,
फॉर्मूला शीट के अंदर सारे फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, उस फॉर्मूला शीट में ये वाला फॉर्मूला भी गिवन होगा आपको एग्जाम में। सही, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है सच। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मेजर्स how much of the variation is dependent in the dependent variable is explained by the variation of the independent variable। मतलब मैं x को छेड़ रहा हूं तो y में कितनी वेरिएशन आ रही है, मैं x को छेड़ रहा हूं तो y में कितनी वेरिएशन आ रही है, ये चीज क्या मुझे कहां से पता चलती है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से। The coefficient of determination is the square of the correlation coefficient and so is denoted by R square। Coefficient of determination निकलता कैसे है? R square, मतलब R की जो भी वैल्यू आ रही है उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दो तो आपका क्या आ जाएगा? Coefficient of determination। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मेरा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन या तो -1 है या फिर -1 से लेकर +1 तक है, इधर ही कहीं बीच में 0 भी आ जाएगा, तो मेरा आर स्क्वायर क्या होगा? मेरा आर स्क्वायर भी 0 से 1 तक होगा। मेरा आर स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 तक, क्योंकि अगर मेरा आंसर माइनस में भी आ रहा है तो माइनस के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरा आर स्क्वायर हमेशा 0 से 1 तक होगा, यानी कि या तो 0% है या फिर 100% है, या तो 0% है या फिर 100% है। अच्छा, द वेरिएशन नॉट अकाउंटेड फॉर बाय द वेरिएशंस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी ड्यू टू रैंडम फ्लक्चुएशंस। मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर होने वाली रैंडम फ्लक्चुएशंस को इसमें अकाउंट फॉर नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे इख्तियार में नहीं है ना। एंड टू अदर स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड इन कंसीडरिंग इन द टू वेरिएबल प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली जो चीज अनकंट्रोलेबल है मेरे पास, क्या उसको मैं अकाउंट फॉर करूंगा अपने पास कभी भी? एक चीज मेरे पास अनकंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मेरे इख्तियार में ही नहीं है वो चीज, तो मैं उसको कभी भी अपने पास अकाउंट फॉर नहीं कर सकता until and unless वो चीज मेरे इख्तियार में आ जाए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ R is 0.98 तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.96 और 96%। This means that 96% of the variation in the dependent variable is because of the independent variable। मेरा 96%, मैं 1 चेंज करता हूं, मैं x में, यहां पे आप ग्राफिकली समझा देता हूं, x को अगर मैं 1 नंबर से चेंज करता हूं, 1 नंबर की बात कर रहा हूं, तो y में कितना चेंज आ जाएगा? 96% चेंज आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स y मेरा 96% चेंज हो जाता है अगर मैं x में 1 का चेंज लेकर आऊं। बाकी का 4% चेंज y किस वजह से होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आ जाएगी। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ नहीं आ रहा बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी आगे सवाल करेंगे तो ये फॉर्मूला भी सबको समझ आ जाएगा। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे। पहले यहां पर हम आर निकाल लेते हैं इस डेटा को यूज करते हुए। हमारे पास यहां पर एक चीज है यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस हम नॉर्मली इसको हम कंसिडर करते हैं हमारे पास, जैसे कि अल्लाह आपका भला करे, यूनिट प्रोड्यूस आर इंडिपेंडेंट। यूनिट प्रोड्यूस क्या है? इंडिपेंडेंट है, मतलब ये x है और टोटल कॉस्ट क्या है मेरे पास? y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं एक यूनिट बना रहा हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? 40। 2 बना रहा हूं तो 45, 3 बना रहा हूं तो 50 एंड सो फोर्थ। मेरे पास ये 7 तक गिवन है, मेरे पास ये कहां तक गिवन है? 7 तक। अब मेरा फॉर्मूला क्या है? मेरा फॉर्मूला है R बराबर है किसके? N सम XY माइनस सम X इंटू सम Y।
और इसको पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा अंडर रूट एन सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का स्क्वायर एन सम वाई स्क्वायर माइनस सम वाई का स्क्वायर। ये चीज सबको समझ आती है। अब सवाल ये है कि ये एक्स वाई क्या है, एक्स सम एक्स वाई क्या है, सम एक्स क्या है, सम वाई क्या है, एन क्या है, या एक्स स्क्वायर क्या है और सम एक्स का स्क्वायर क्या है। देखो एक चीज याद रखो, ये जो यूनिट प्रोड्यूस है ये मेरे पास एक्स है, टोटल कॉस्ट मेरे पास वाई है। अगर मैं इन दोनों को एक जगह पे सम कर लूं, अगर मैं इन दोनों को एक जगह पे सम कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम एक्स और यहां आ जाएगा सम वाई। अच्छा मैं एक काम करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाता हूं। ये आपके पास आ गया सारा। अब ये हो गया मेरे पास x, यहां पे मैं लिख रहा हूं ये हो गया मेरे पास x, ये x हो गया, ये y हो गया। इन सबको मैं एक जगह पर ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सम x आ जाएगा और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सम y आ जाएगा। मुझे अब एक्स स्क्वायर भी निकालना है और वाई स्क्वायर भी निकालना है। सिमिलरली मुझे सम एक्स का स्क्वायर निकालना है और सम वाई का स्क्वायर निकालना है। सम एक्स का स्क्वायर और सम वाई का स्क्वायर बहुत आसान है। जब मैं इन सब को टोटल कर लूंगा तो मेरे पास यहां पे और फिर आखिरी चीज मेरे पास रह जाएगी एक्स वाई। पहले एक्स स्क्वायर निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है सम एक्स में 28। अगर मैं एक्स स्क्वायर को ऐड करूं, मैं सारे एक्स स्क्वायर को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है सम एक्स स्क्वायर कितना है मेरे पास 140 और सम एक्स का स्क्वायर मतलब अब 28 का स्क्वायर निकालना है मुझे। 28 का स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 784। ये आ गया सम एक्स का स्क्वायर 784। इसी तरीके से अब y के स्क्वायर की बात करते हैं। पहले सम y निकालते हैं।
ये आ रहा है मेरे पास 420, सम y का स्क्वायर मतलब 420 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास 176,400 और यहां पर आ जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे 160 सॉरी 1600, यहां आ जाएगा 2025, यहां आ जाएगा 2500, 4225, ये आ जाएगा 4900, 4900 एंड 6400। तो अब इसका सम निकाल लेंगे तो सम वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। सम वाई स्क्वायर कितना आ रहा है 26550 ये आ गया। अब हम निकालेंगे एक्स वाई। पहला एक्स वाई मेरे पास 40 इंटू 1 40 आ जाएगा 90, 150, 260, 350, 420, 560। तो सम एक्स वाई कितना आ जाएगा मेरे पास 1870। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे इन सारी वैल्यूज को जो है फॉर्मूले में डालना है और मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम पाकिस्तानी स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम जनाब बोलते हैं बस कैलकुलेटर में सारी चीजें डालो और आंसर आ जाए। आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आ जाता है, लेकिन हमें कैलकुलेटर में सारी चीजें डालनी नहीं आती। जिसके बाद हम बोलते हैं कि जनाब नहीं ये तो आंसर नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला सही नहीं है, या ये नहीं बोलते कि हमें नहीं आता, हम फॉर्मूले पे डाल देते हैं जनाब फॉर्मूला गलत है। ये सारी चीजें अब किस तरीके से सॉल्व होंगी कैलकुलेटर में अभी देख लेते हैं, अभी करते हैं और फिर उसके बाद आप लोग को समझ आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व किया। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आपके पास आपका फॉर्मूला आ गया। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि ये एन क्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 उसका डेटा है ना, तो मेरे पास एन आ जाएगा 7। एन क्या आ जाएगा मेरे पास 7। तो 7 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सम एक्स वाई से, यानी कि 1870 से, ब्रैकेट बंद। और यहां पे मैं माइनस कर दूंगा सम एक्स इंटू सम वाई। सम एक्स कितना है 28 माइनस सम वाई कितना है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय सम वाई है 420। ये हो गया। और इसको डिवाइड कर देंगे अंडर रूट एन 7 इंटू सम एक्स स्क्वायर, यानी कि 784 माइनस सम एक्स का स्क्वायर। सम एक्स स्क्वायर हमने निकाला था कितना, सॉरी सम एक्स का होल स्क्वायर, 784 आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे फिर एक और ब्रैकेट ओपन किया, एक ब्रैकेट के अंदर ओपन किया, एन इंटू सम वाई स्क्वायर। एन कितना है मेरे पास 7 इंटू सम वाई स्क्वायर। सम वाई स्क्वायर कितना है मेरे पास 26550 माइनस सम वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 176,400 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। याद रहे ये पूरा का पूरा मेरे पास अंडर रूट में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर मेरे पास आ रहा है 1330। अब डिनोमिनेटर की बारी है।
तो ये आ रहा है मेरे पास 1360.95। ये आंसर आ गया मेरे पास। अब मैंने करना क्या है, सिंपल सा इसका आंसर निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.977 और 0.98। ये मेरे पास आर का आंसर आ गया। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी कि आर मैंने किस तरीके से कैलकुलेट किया। अब देखो एक चीज अपने जहन में बिठा लो, यहां पर तो मेरे पास जो है इस सवाल में डेटा चार्ट की सूरत में गिवन था। कैसे गिवन था? चार्ट की सूरत में। आपको एग्जाम में चार्ट भी गिवन होगा, लेकिन चार्ट के साथ साथ आपको ये सारी वैल्यूज भी गिवन होंगी। जैसे सम एक्स वाई आपको गिवन होगा, सम एक्स गिवन होगा, सम वाई गिवन होगा, सम एक्स का होल स्क्वायर आपको गिवन होगा, सम वाई का होल स्क्वायर आपको गिवन होगा। अगर नहीं होता तो आप निकाल सकते हो जिस तरीके से अभी हमने किया, लेकिन नॉर्मली सम एक्स वाई, सम एक्स, सम वाई आपको गिवन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक आगे सवाल दिया हुआ है, इसमें भी आपको ये चीज गिवन है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीजिबल वैल्यू फॉर द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट जो है वो 1 से लेके +1 से लेके -1 तक होता है। तो ये +1.2 तो हो नहीं सकता। मतलब ये +1.2 का क्या मतलब है कि 1 से भी ज्यादा है? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो है आपके पास आंसर इसका क्या है? ए है। ये चीज सबको समझ आती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये वैल्यू गिवन है, यहां पर ये वैल्यू अलग गिवन है, ये वैल्यू अलग गिवन है, ये वैल्यू अलग गिवन है। तो आपके पास सारी वैल्यूज जो हैं वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। तो आप इजीली जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एन भी गिवन है आपको, तो आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपने सिर्फ फॉर्मूले में सारी वैल्यूज लिखनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का होमवर्क है। अब बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस पे। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस एक फोरकास्टिंग टेक्निक है, जस्ट लाइक हाइलो मेथड। बट यहां पर मैं लीनियर रिलेशनशिप फाइंड कर सकता हूं बिटवीन टू वेरिएबल्स यूजिंग मल्टीपल डेटा। और बेसिक लीनियर रिलेशनशिप की आपके पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या बनती है? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। आपके पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या बनती है? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये बेसिक लीनियर रिलेशनशिप की इक्वेशन भी है। यही चीज आप लोग एक दफा हाइलो मेथड में भी पढ़कर आए होगे, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की। लेकिन यहाँ पे y क्या है और a क्या है, अब जरा पढ़ लेते हैं। y जो है वो कहलाता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल को कहा जाता है जो दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से चेंज हो जाए। और x क्या है मेरे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल को कहा जाता है जिसको दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से कोई फर्क ना पड़े। a क्या होता है? a इज द इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस। मतलब एक ऐसी चीज जो वर्टिकल एक्सिस पे सेम रहे, एक ऐसी चीज जो वर्टिकल एक्सिस पे सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्राफ है, ये सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा। ये आपके पास क्या आ गया? a आ गया। अच्छा, और b क्या है? b इज द स्लोप, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। मतलब ये वो चीज है जो चेंज हो रही है दूसरे वेरिएबल के चेंज होने की वजह से। ये वो चीज है जो दूसरे वेरिएबल के चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये b है। ये जो दूसरे वेरिएबल के चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है, ये क्या है? ये b है। सही। अच्छा, अब b किस तरीके से निकालते हैं? b निकाला जाता है इस फॉर्मूले के तहत। ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है, सम एक्स वाई माइनस सम एक्स इंटू सम वाई डिवाइडेड बाय सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। ए कैसे निकाला जाता है? ए इज बेसिकली, ए को निकालने का आसान तरीका क्या है? ए बराबर होता है किसके? मीन ऑफ वाई माइनस बी मीन ऑफ एक्स। अब ये मीन ऑफ एक्स क्या होता है? मीन बेसिकली कहा जाता है एवरेज को।
मीन कहा जाता है एवरेज को, और एवरेज हम सबको निकालना आता है, अगर नहीं आता तो मैं भी आप लोग को सिखा दूंगा। अच्छा जी, अब यही सवाल जो हमारे पास था गिवन, इसी में हम ए और बी निकाल लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि बी निकालना है तो बी कैसे निकलता है? बी निकलता है सम एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स इंटू सम वाई डिवाइडेड बाय एन सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। ये तरीका है बी निकालने का। हमारे पास इस सवाल में n कितना गिवन है? 7। सम एक्स वाई कितना है मेरे पास? 1870। अच्छा, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं क्या चीज? सम एक्स इंटू सम वाई। तो बेसिकली इसका आंसर तो यही आ जाएगा 1330। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 1330। अब नीचे आते हैं, नीचे मेरे पास क्या आ रहा है? सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। 7 इंटू 140 माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर किधर है? 784। ये आ गया मेरे पास, तो ये आ जाएगा मेरे पास 196। ये मेरे पास आ जाएगा कितना? 196। करके भी देख लेते हैं। तो मेरे पास b कितना आ जाएगा? 1330 डिवाइडेड बाय 196। b आ रहा है मेरे पास 6.78 डॉलर पर यूनिट। अब ये डॉलर पर यूनिट क्यों लिखा मैंने? जनाब देखो, मेरे पास जो डाटा है मेरे पास वो यूनिट प्रोड्यूस्ड है और टोटल कॉस्ट है। x मेरे पास क्या है? x है मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस सारा, और एक्स वाई क्या है मेरे पास? टोटल कॉस्ट है। सही, तो मैंने क्या कर दिया? मीन निकाल दिया। एक मीन के हिसाब से मेरे पास b कितना आ रहा है? 6.78 पर यूनिट। अब a निकाल लेते हैं। a कैसे निकलता है? सम y अपॉन n माइनस b इंटू सम x अपॉन n। सम y कितना है मेरे पास? सम y है मेरे पास 420। 420 डिवाइडेड बाय 7 माइनस b कितना निकाला मैंने अभी? 6.78 मल्टीप्लाई बाय सम x अपॉन n। सम x कितना आ रहा है मेरे पास? 28 अपॉन 7। 7 इंटू 4 60। तो a आ रहा है मेरे पास 87.14। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कैसे हो जाएगा? मैं अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊं तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट मैं ये बना सकता हूं कि y बराबर हो जाएगा 87.14 प्लस 6.78 x के। अगर मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊं तो मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या बन रही है कि y बराबर है किसके? 87.14 प्लस 6.78 x के। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।